हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस के संबंध में एक क्रांति ला दी है? पहला, लोगों के आवागमन के संबंध में। दूसरा, लोगों के जुड़ाव के संबंध में। तीसरा, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 1 और 3। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर ए, केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ए, बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। बी, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई सही नहीं है। राइट आंसर सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है, तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल के नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसी के ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। नेक्स्ट, तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ए, -40। बी, 212। सी, 40। डी, 100। राइट आंसर ए, -40। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो
डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का संचरण किसी भी माध्यम में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में होती है, अतः शैल में भी वे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होंगी। अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ए आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, बी इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, सी ऊर्जा का परिवर्तक होता है, डी इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। राइट आंसर सी ऊर्जा का परिवर्तक होता है। आइए इसकी व्याख्या। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर से होता है जो दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दृष्ट धारा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ए ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। बी ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है, यानी वाइड वायरलेस एरिया नेटवर्क। सी जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है, तब दोनों उपकरणों के दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में ए तथा बी दोनों कथन सही है। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज
की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। वाईफाई IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स 802.11 स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज तथा 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना एवं उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु स्टैंडर्ड का समूह है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। A. ट्रांजिस्टर, B. समकालित परिपथ चिप्स, C. नैनो पदार्थ, D. अतिसंचालक। राइट आंसर B. समकालित परिपथ चिप्स। आइए इसकी व्याख्या। इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। वर्ष 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगा। समकालीन परिपथ अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघु स्वरूप संभव हो सका है। नेक्स्ट, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. पृथ्वी 2 से लैस होने पर इंडियन एयरफोर्स विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र हैं। B. सुखोई 30 MKI जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण कर सकते हैं। C. त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है तथा उसका प्रास 30 किलोमीटर है। D. स्वदेश में निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कर सकता है। राइट आंसर C. त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है तथा उसका प्रास 30 किलोमीटर है। आइए इसकी व्याख्या। कथन C असत्य है। त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाली लघु रेंज की जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता रेंज 9 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? A. सिलिकॉन, B. कार्बन, C. सोडियम, D. क्लोरीन। राइट आंसर A. सिलिकॉन। आइए इसकी व्याख्या। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जीलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह A. अपेक्षाकृत सस्ता है, B. अपेक्षाकृत कम घना है, C.
अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। राइट आंसर डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। आइए इसकी व्याख्या। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, स्कॉर्बिक अम्ल नींबू, बी, माल्टोस माल्ट, सी, एसिटिक अम्ल दही, डी, फार्मिक अम्ल लाल चींटी। राइट आंसर सी, एसिटिक अम्ल दही। आइए इसकी व्याख्या। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी ताज़ा सब्जियों एवं फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटियों में फार्मिक एसिड उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, नील हरित शैवाल धान, बी, राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम मटर, सी, एजोटोबैक्टर गेहूं, डी, अजोला मक्का। राइट आंसर डी, अजोला मक्का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजोला, एनाबीना, नास्टॉक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम मटर यानी पाइसम सेटाइवम की फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। दूसरा, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए, केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है और इस सेल का पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तथा एक बार प्रयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं और यह शुष्क सेल में नहीं होती हैं।
नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक, डी एसिटिक अम्ल। राइट आंसर बी सल्फर यौगिक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर बी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। आइए इसकी व्याख्या। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए थायमीन बेरीबेरी, बी विटामिन डी सूखा रोग, सी विटामिन के बंध्यापन, डी नियासिन पेलाग्रा। राइट आंसर सी विटामिन के बंध्यापन। आइए इसकी व्याख्या। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं, जिसका स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि हैं। बंध्यापन का संबंध विटामिन ई की कमी से है। नेक्स्ट, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, बी अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, डी अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। राइट आंसर सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। आइए इसकी व्याख्या। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे सप्ताह से जन्म के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें उत्तकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है। पहला, लैंगिक संभोग से, दूसरा रक्तदान से, तीसरा मच्छरों और अन्य रक्त चूषक कीटों से, चौथा अपरा के संपर्क से या प्लेसेंटा। ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बी पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी पहला, तीसरा और चौथा सही है,
डी पहला और तीसरा सही है। राइट आंसर बी पहला, दूसरा और चौथा सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एड्स रोग HIV द्वारा होता है, जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता छिन्न हो जाती है। यह एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है, जो कि लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा या प्लेसेंटा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। किंतु सूखे चुंबन, खांसी, छींक और मच्छरों या अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 व्याधि और दूसरी तरफ सूची 2 कारण। ए मेरेस्मस, पहला दीर्घकालीन उपवास। बी क्वाशियोरकर, दूसरा प्रोटीन अल्पता। सी टीबी, तीसरा जीवाणु संक्रमण। डी हेपेटाइटिस बी, चौथा विषाणु संक्रमण कूट। ए 1 2 3 4 मैच करना है ABCD के साथ। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 2 1 3, डी 2 4 1 3। राइट आंसर ए 1 2 3 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा डिटेल से। दीर्घकालीन उपवास अथवा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति हेतु शरीर में वसाओं और प्रोटीन का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा ऊतकों अथवा पेशियों का क्षय होने लगता है। इसके शिकार व्यक्ति दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इस रोग को मेरेस्मस रोग कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अत्यधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है, पैर तथा पेट फूल जाते हैं, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त एवं कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब लक्षणों को सम्मिलित रूप से क्वाशियोरकर का रोग कहते हैं। क्वाशियोरकर रोग में पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। जबकि मेरेस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा की सभी स्रोतों का अभाव होता है। तपेदिक माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, जबकि हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। राइट आंसर डी लोहा। आइए इसकी व्याख्या। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशियों ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।